चालू करें। हाँ जी, तो इधर से आप लोग देख लो, यहाँ पाठ का नाम क्या हो गया, सरल रेखा में गति दूसरा है। और इसका पहला प्रश्न देखते हैं सही विकल्प वाला। स्थिति समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि हाँ, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा हाँ सही, हाँ, ठीक ठीक चलो फिर से देख लेते हैं, मैं ही अकेले अकेले देख रहा हूँ। हाँ जी, तो प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। यही है, स्थिति समय ग्राफ की ढाल प्रदर्शित करता है ना। तो स्थिति समय ग्राफ की जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करता है, वेग को। कैसे जान लेंगे, इसका मतलब होता है स्थिति बटे समय। स्थिति समय का मतलब क्या हो गया, स्थिति बटे समय। स्थिति का मतलब विस्थापन से है, तो विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सरल सा है, नहीं करना यार वेग था कि त्वरण था कि बल था कि विस्थापन था, बिल्कुल नहीं। प्रश्न पढ़ो समझ लो, हाँ इसको बटे या लगा दो, स्थिति और बटे में क्या हो गया, समय। स्थिति माने हो गया विस्थापन, और विस्थापन बटे समय क्या हो जाता है, वेग। तो बताओ इसका भी लगाओ, इसको क्या कर दोगे, वेग समय ग्राफ की ढाल, तो क्या हो जाएगा, वेग बटे समय माने क्या हो गया, त्वरण। वेग बटे समय त्वरण होता है, ठीक है, इस तरह से है। अब देखो, वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल, यहाँ पूछा था क्या, वेग समय ग्राफ की ढाल, और यहाँ क्या पूछ रहा है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर होता है, विस्थापन के बराबर। यदि विस्थापन न लिखा होगा तो इसकी जगह क्या लिखा होगा, दूरी, ठीक। हाँ, स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका अर्थ है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये इस तरह से मान के चलते हैं, ये ग्राफ समझते हैं। ये हो गया t, ये क्या है, समय। t का मतलब क्या हो गया, समय। और यहाँ पर x लिख दिया, ये क्या कहला गया, स्थिति। और इसमें एक ग्राफ है, ये क्या हो गया, इसके समांतर। तो मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी है, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये है 5 मीटर, और समय मान लेते हैं यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ कहलाया 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड। सेकेंड या मिनट में कुछ भी कर सकते हो। तो देखो 1 मिनट में ये कहाँ पर है यार, कितनी दूरी है, 5 है ना। 2 मिनट में कितनी दूरी पर है, 3 मिनट में भी कितनी दूरी पर है, 5। इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु ये समांतर रहे, अक्ष कैसा रहे, समांतर, तो वस्तु क्या है, स्थिर। भाई 1 मिनट में 5 मीटर दूरी पर थी, 2 मिनट में भी 5 मीटर दूरी पर है, 3 मिनट में भी 5 मीटर दूरी पर है, मतलब वो स्थिति नहीं बदल रही है। इसका मतलब वस्तु क्या है, स्थिर। जैसे यही बैठे हैं, अब यहाँ से मान लो ये 2 मीटर दूर हैं, तो अब 1 सेकेंड में देखो कितना दूर है ये, 2 मीटर। 2 मिनट बाद भी कितना दूर है, 2 मीटर। 1 घंटा बाद भी कितने रहेंगे, 2 मीटर। तो ये क्या है, स्थिर। तो ग्राफ कैसा होता है स्थिर के लिए, समांतर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यदि अक्ष के समांतर है, ग्राफ कैसा है, अक्ष के समांतर है, तो वस्तु कैसी होगी, स्थिर होगी। ये हमको समझना है, ठीक है। देखते हैं, इसमें था स्थिति समय ग्राफ, और यहाँ भी ये अक्ष के समांतर था। अब कौन सा है, वेग समय ग्राफ, और ये अक्ष के समांतर है। तब उस स्थिति में वेग ये कैसी है, वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। दोनों को समझाता हूँ एक साथ चित्र बना करके। मान के चलो ये हो गया x, और ये हो गया t, और ये हो गया इसकी स्थिति, ठीक। ये कौन सा ग्राफ हो गया, स्थिति समय ग्राफ। अब मैं दूसरा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं t ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया, v, वेग ले लिया। अब मैं यहाँ पर समांतर ऐसे बना दिया। तो ये ग्राफ और ये दोनों ग्राफ अलग अलग हैं। ये है स्थिति समय ग्राफ, और ये क्या है, वेग समय ग्राफ, ठीक। ये बताता है कि वस्तु स्थिर है, और ये बताता है कि वेग स्थिर है। इसमें x है ना, x स्थिर है, इसमें कौन स्थिर है, वेग। माने वेग एक समान है, न घट रहा है ना बढ़ रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, वस्तु एक समान वेग से गतिशील, ठीक है। दोनों समझ में आ गया।
हम आगे देखते हैं। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा? तो ये लंबवत हो ही नहीं सकता है यार। यहाँ पर ये समझो, लंबवत होने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ये कहाँ जाए? ऊपर, और समय न लगे। लंबवत का मतलब ये है कि t का मान क्या है? 0 है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कोई वस्तु चलती हो और समय ना लगे? ऐसा हो सकता है? समय तो कुछ ना कुछ लगवा करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो बात लिख रहा है कि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होता है, ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। हम अगला देखो, किसी गतिशील वस्तु के लिए शून्य हो सकता है, वेग भी शून्य हो सकता है, त्वरण भी हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है। वस्तु चल रही है लेकिन विस्थापन क्या है? शून्य है। त्वरण भी क्या है? शून्य है। वेग भी क्या है? शून्य है। कैसे है? देखो, ये तो समझ में आ गया कि शून्य कैसे। जैसे मान लो ये वस्तु चली इधर, फिर लौट के इधर आ गई, है ना, वहीं को वहीं पहुंच गई। विस्थापन किया, क्या हुआ? शून्य। वस्तु चल रही थी कि नहीं चल रही थी? वस्तु है गतिशील, फिर भी विस्थापन क्या है? शून्य। और जब विस्थापन शून्य है तो वेग भी क्या होगा? शून्य, क्योंकि विस्थापन वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मान शून्य तो वेग का मान भी क्या हो गया? शून्य। ठीक है। त्वरण का मान भी शून्य होगा, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग बटे शून्य समय। तो वेग का मान क्या है? शून्य, इसलिए त्वरण भी क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है। तो ये पूछता है गतिशील वस्तु के लिए क्या शून्य हो सकता है? ये सभी शून्य हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर समझ लेना है विस्थापन का मान क्या है? विस्थापन का मान क्या है? 0। तो वेग का मान भी क्या होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, माने 0 बटे समय, और 0 में किसी का भाग करोगे तो 0 नहीं आएगा। और त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। वेग का मान शून्य है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? शून्य। तो सभी शून्य हो सकते हैं। ठीक। हाँ, 8वां, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए क्या शून्य होगा? तो क्या शून्य होता है? प्रारंभिक वेग। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, इसका वेग कितना है? शुरू में 0। अब छोड़ूंगा तब फिर वेग तो बाद में बढ़ेगा, तो प्रारंभिक वेग का मान क्या होता है? 0। स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु, ये स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ रहा हूँ इस वस्तु को, ठीक है। तो शुरू में इसका वेग 0 रहता है, फिर धीरे धीरे वेग क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें यही अब पूछ रहा है कि यदि आप वस्तु को छोड़ोगे तो कौन सा मान शून्य होगा? तो कौन सा मान शून्य होगा? प्रारंभिक वेग। ठीक। वेग और चाल का मात्रक क्या होता है यार? हाँ, दोनों का समान होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्यों हो गया? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। सूत्रों से मात्रक निकालते हैं, याद नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ, वेग प्रवणता का मात्रक क्या है? प्रति सेकेंड, है ना। वेग प्रवणता का मात्रक भी क्या हो गया? प्रति सेकेंड हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं यार। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी होगी? शून्य। क्षैतिज दूरी जब हम ऐसा फेंकते हैं तब वो क्षैतिज दूरी होती है। अब यहाँ हम इसको फेंक कहाँ रहे हैं? ऊपर। ये पूंछ कहाँ रहा है? इधर का, इधर का। तो इधर का मान क्या होगा? शून्य होगा। फेंक रहे हैं ऊर्ध्वाधर, अब पूछ रहा किसका? क्षैतिज का। दो दिशा होती हैं, जो ऊपर होती है वो ऊर्ध्वाधर कहलाती है, जब ऐसे जाती है तो क्या हो गया? क्षैतिज। तो जब ऊपर फेंकेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्षैतिज फेंकेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर का, ऐसा, ठीक। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब समझ गया, समझ में आ गया, ऊपर की ओर। और क्षैतिज का मतलब ये है समांतर, पृथ्वी के समांतर। अब अगला देखते हैं, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का अनुपात क्या होता है? 1 होता है। जैसे मतलब तात्क्षणिक का मतलब यह है, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो उसी समय जब वेग देखते हो कि मेरी मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर प्रति सेकंड के प्रति किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, उसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है ना, तो ये वेग भी है और ये चाल भी है, ये दोनों चीज़ कहला गई। तात्क्षणिक वेग भी और तात्क्षणिक चाल भी, मतलब तुरंत का। तात्क्षणिक का मतलब क्या है? तुरंत का।
क्योंकि उसका मान थोड़ी देर में आप इस ब्रेक लगा दोगे तो धीरे हो जाएगा, स्पीड बढ़ा दो, एक्सेलेटर तेज़ कर दो तो तेज़ हो जाएगा, मान बदल सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कितना है 40 है। तो यहाँ पर ये समझो अनुपात का मतलब बटा है, वेग का मान भी 40, चाल का मान भी 40, काटोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 और नीचे भी क्या आएगा 1, अनुपात कितना हो जाता है 1:1। ठीक है, तो तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल का अनुपात कितना होता है 1:1। ठीक, 5 नंबर का देखना, 5 नंबर का प्रश्न क्या है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर वह 8 सेकंड बाद पुनः हाथों में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है, मान लो मैं एक ये गेंद लिया था, इसको ऊपर फेंका और ये फिर ये नीचे ही दोबारा से मेरे हाथ में आ गई, तो इसको जाने और आने में कितना समय लगा 8 सेकेंड। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने, माने यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, 4 सेकेंड। समझ में आ गया, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो ऊपर जाने भर का पूछ रहा है कि सबसे ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा, कितना, उसका आधा लगेगा। तो 8 सेकेंड है तो कितना लगेगा 4 सेकेंड। ठीक, या ऐसा इसका घुमा के भी पूछ सकता है कि किसी वस्तु को हम हाथ से फेंके तो ऊपर पहुंचने में उसको 4 सेकेंड लगा, तो पूरा नीचे तक आने में कितना सेकेंड लगेगा, है ना, वो कितना लग जाएगा, शुरू से लेकर यहाँ तक 8 सेकेंड। और यदि ऊपर से नीचे तक आने में पूछा जाए तो सिर्फ 4 सेकेंड, ऐसे। ठीक है, आगे का देख लो, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी का त्वरण होता है। पृथ्वी किसी चीज़ को सीधा सीधा खींचती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचती है। तो इधर तो नहीं खींचेगी, है ना, जो पृथ्वी है वो कहाँ की ओर खींचती है, नीचे, ये इधर की ओर नहीं खींचती है। मतलब ये जो ये दिशा है ये कौन सी दिशा कहलाती है, क्षैतिज। तो क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, 0। तो बोलोगे कि सर ये ऊर्ध्वाधर या नीचे की दिशा में क्या होता है, ये कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और या फिर हम जी भी इससे किससे दर्शाते हैं, जी से। ठीक है, ऊपर जाए तो -g और नीचे आए तो +g, क्योंकि जब कोई वस्तु ऊपर जाती है तो उसका वेग धीरे धीरे घटता है। जब आप किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हो तो वो धीरे धीरे उसका वेग कम हो जाता है। जब बिल्कुल 0 हो जाएगा लास्ट में, तब वो लौट कर नीचे आती है। जब नीचे आती है तो वेग क्या होता है, बढ़ता है। तो ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण को कैसा लोगे, ऋण में, और नीचे आने पर कैसे लोगे, धन में। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मतलब समझ में आ गया, जिस त्वरण से पृथ्वी खींचती। ठीक है, अब हम एक वाक्य प्रश्नों पर पहुंचते हैं। प्रश्न है, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण कितना होगा। ये कैसे शून्य हो गया, कोई बता सकता है। त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग बदला क्या, वेग बदला, वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण भी नहीं होगा। यहाँ नियत का मतलब ये है कि उसका मान क्या है, 0। जो नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है, नियत। अच्छा, 2 ठो नियत होते हैं, थोड़ा समझना। ये भी नियत होता है, ये लिखोगे तो इसका मतलब ही कुछ अलग हो जाएगा। और एक नियत ये होता है, ठीक है, इस नियत का मतलब होता है हमारा विचार कैसा है, नज़रिया कैसा है ना, कि चलो यार यहाँ पर मोबाइल रखा है, सर नहीं देख रहे हैं, जेब में रखते हैं, चल देते हैं। ये आपकी क्या है, नियत खराब है ना। और यहाँ पर इस नियत का मतलब होता है कि कोई मान स्थिर है, उसका मान नहीं बदल रहा है, तो वो क्या हो गया, नियत हो गया। बोल रहे यार साल भर हो गया मेरी ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर है, बढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो आपकी ऊंचाई क्या हो गई, नियत। ठीक है, तो यहाँ पर नियत वेग माने वेग नहीं बदल रहा है, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, जब वेग बदलेगा तब त्वरण होगा। ठीक है, आगे देखो, त्वरण ऋणात्मक होने पर स्थिति समय ग्राफ कैसा होगा। तो ऐसा समझ लेते हैं, पहले स्थिति समय ग्राफ बनाते हैं। ये हमेशा इधर समय रहता है, स्थिति को किससे दर्शाते हैं, यहाँ x से। तो x हो गया। ऋणात्मक के लिए हम ऐसा बनाते हैं ये कि त्वरण का मान ये घट रहा है, औंधा जा रहा है। ठीक है, ये त्वरण का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऋणात्मक त्वरण के लिए जो ये मैं बनाया हूँ ना आकृति, इस आकृति को बोलते हैं परवलय। ये आकृति क्या कहलाती है, परवलय। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है,
परवलयाकार। ठीक, ये त्वरण को बता रहा है ये। हाँ एक नंबर का है नियत वेग वाला, अगर इसमें परिवर्तन मतलब परिवर्तन, हाँ, ऐसे लिख देता कि परिवर्ती वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो त्वरण की परिभाषा लिख देता, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। ऐसा उसका कुछ ना कुछ होगा सूत्र के हिसाब से, बाकी वैसा पूछेगा नहीं। ठीक है, हाँ जी। अब अगला देख लो। सर, हाँ, आप बोल रहे हो परवलय आकार का होता है, लेकिन उसमें अगला प्रश्न देख लेते हैं। वृत्ति गति में एक चक्कर पूर्ण करने में विस्थापन कितना होगा, दूरी कितनी होगी। तो देखो कोई वस्तु यहाँ से चलती है वृत्ति गति करते हुए, वृत्त तो नहीं बन रहा पर समझ लेना, और यहाँ पर पहुँच गई, विस्थापन कितना हुआ, शून्य। तो वहीं का वहीं पहुँच गए तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य। ये लिखा ना शून्य। और दूरी, तो दूरी एक परिधि हो गई, तो दूरी तो पूरी होती है, वो शून्य तो हो ही नहीं सकती, तो दूरी क्या हो जाएगी, 2πr। समझ में आ गया ये। ठीक, अगला देखो। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है। तो देखो ये सूर्य हो गया और पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो हम इसको बिंदु वस्तु मान लेंगे, क्योंकि जो वस्तु बहुत दूर होती है वो हमको बहुत छोटी दिखाई देती है, तो हम उसको किस आकार का मान लेते हैं, बिंदु वस्तु का। तो सूर्य की तुलना में पृथ्वी छोटी भी है और बहुत दूर भी है, इसलिए पृथ्वी को क्या मानोगे, बिंदु वस्तु। जैसे मान लो यहाँ से सूर्य है, तो सूर्य छोटा दिखता है, तो क्या पृथ्वी से छोटा है, पृथ्वी से बड़ा है, फिर भी कैसा दिखता है, छोटा। तो उस वस्तु को क्या मानोगे, बिंदु वस्तु। जितने तारे वारे हैं सारी वस्तुएं क्या कहला गया, बिंदु वस्तु। मान लो एक कार में यहाँ से ले जाके कटनी में खड़ा कर दिया, यहाँ से 100 किलोमीटर या 70 किलोमीटर दूर हो गई, उस वस्तु को क्या मान लोगे, बिंदु वस्तु। तो जो बहुत दूर होती है आकार की तुलना में, उस वस्तु को क्या माना जाता है, बिंदु वस्तु। तो हम इससे किसकी तुलना कर रहे हैं, सूर्य की किससे कर रहे हैं, पृथ्वी से। तो सूर्य की तुलना में पृथ्वी छोटी भी है, और यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी, कम नहीं, कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। इसलिए पृथ्वी को कैसी वस्तु मानोगे, बिंदु वस्तु। समझ में आ गया। अगला देखो, पूछता है दूरी अशून्य हो, अशून्य का मतलब दूरी शून्य ना हो, है ना, और विस्थापन क्या हो, शून्य हो। एक उदाहरण दीजिए। तो अभी वृत्ति वाला तो पढ़े हैं यार, है ना, कि वृत्ति गति में विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य, और दूरी क्या है, 2πr, माने क्या है, अशून्य। प्रश्न को समझे। प्रश्न कहता है कि एक ऐसा उदाहरण दो जिसमें ये पता चले कि विस्थापन का मान क्या होता है, शून्य, और दूरी का मान क्या होता है, अशून्य, माने दूरी शून्य नहीं होती, है ना। तो कौन सी गति पढ़े थे, वृत्ताकार, कि कोई वस्तु एक वृत्त से चलती है वहीं का वहीं पहुंच जाती है, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य, लेकिन दूरी क्या हो जाएगी, 2πr, माने क्या हो गई, अशून्य, शून्य नहीं। ठीक है, देखो प्रश्न को पढ़ के देख लो। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वैसे ऊपर नहीं भी लिखोगे, जरूरी नहीं है, ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर ही है ना। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग और त्वरण का मान ज्ञात करना है। जैसे मैं इसको ऐसे उठा के फेंक दिया, तो जहाँ वो पहुँचा, जहाँ से लौटना चालू किया, वहाँ पर उसका वेग कितना होगा और त्वरण कितना होगा। तो यहाँ पर ये समझो कि मान लो इस पत्थर को यहाँ पर फेंके, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए क्या होगा, रुकेगा, फिर ये नीचे आएगा। तो इस जगह पर जहाँ पर ये रुक रहा है थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल सेकंड के और टुकड़े हिस्से में रुकता है। ऐसा नहीं कि देखते रह जाए सर कहाँ रुका है, लटका कहाँ है, वो थोड़ी देर के रुकेगा और फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर वेग का मान कितना हो गया, शून्य, क्योंकि वहाँ तो रुक गई, तो वेग का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और त्वरण का मान कितना रहेगा, जो पृथ्वी का त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। यदि त्वरण न होता तो नीचे नहीं आती है फिर, है ना। तो त्वरण शून्य नहीं होता, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य नहीं होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान तभी शून्य हो जाएगा जब धरती से बाहर चले जाओ, तुमको इतना तेज फेंका जाए कि तुम लौटबे न करो, तो समझ लो कि तुम यहाँ पर उसका गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया। 10 भी लिख सकते हैं, हाँ 10 भी लिख सकते हो। 10 तो हम तब लिखते हैं जब हमको कैलकुलेशन करना होता, किसी सूत्र में मान रखना होता है। बाकी जब ऐसे मान पूछता है तो फिर पूरा का ओरिजिनल मान लिखना है ना।
अगला देखो, एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित करिए। तो यहाँ पर है, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न करती है। मतलब ये है, यदि 1 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण हो और 2 सेकंड में 2 मीटर हो, 3 सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, 4 सेकंड में, तो बराबर मान बढ़ रहा है ना। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण। तो जब समान समय अंतराल में या समान समय में समान त्वरण होता है तो क्या कहलाया, एक समान त्वरण, है ना। और जब असमान होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्ती। परिवर्ती का मतलब ही है बदलता हुआ, और एक समान का मतलब होता है एक जैसा, नियत, न बदले। ठीक है, तो दोनों की परिभाषा लिखी है। इसमें समान समय अंतराल में जो त्वरण होता है वो कैसा होता है, असमान। अब यहाँ पर देख लेते हैं ग्राफ, देख लो। एक समान त्वरित गति में xt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ बनाइए। तो पहले इनका मतलब समझो। xt का मतलब स्थिति समय ग्राफ, vt का मतलब वेग समय ग्राफ, at का मतलब त्वरण समय ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये सब को हमको किसके लिए बताना है, त्वरण के लिए। हमको ऐसा व्यक्त करना है कि क्या हो, त्वरण। तो ये देखो, जब ये ग्राफ ऐसा जाए, ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये x, और ये क्या हो गया, t। ये भी त्वरण को बता रहा है। तो ये कैसा होता है, परवलयाकार। धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, तब परवलयाकार। जब हम ऐसा बनाएंगे तो ये धनात्मक ऊपर की ओर जाता है, जब ऐसा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, त्वरण दो तरह का होता है। जब वेग बढ़ता है तो वो क्या हो गया, धनात्मक। गाड़ी चलाए आप, स्टार्ट किए, सीधे 1 गियर से सीधे 5वें गियर में कूदा दिए, भाग रही है गाड़ी, वो क्या हो गया, धनात्मक त्वरण। ठीक है, सामने कुछ आया, एकदम से ब्रेक मारे, उसका धीरे धीरे कम हो गया मान, वो क्या हो गया, ऋणात्मक त्वरण। तो जब धनात्मक होगा तो इसका ग्राफ ऐसे ऊपर की ओर U जैसे बनेगा, और जब ऐसा होगा तो ये औंधा U बनेगा, उल्टा U बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाली लाइन किसको बताएगी, ये भी किसका है, त्वरण। लेकिन यहाँ ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, इसका सरल रेखा हो जाता है। और ये ग्राफ कौन सा है, ये एक्सेलरेशन और ये क्या कहना चाहिए, टाइम, माने AT ग्राफ है। तब जब AT ग्राफ बनाओगे एक समान त्वरण के लिए तो क्या हो जाएगा, समानता। फिर से बात करता हूँ, ये क्या, ये कौन सी लाइन है, क्या बताती है, ये त्वरण। ये क्या बता रही है, त्वरण। ये भी क्या बता रही है, त्वरण। ये भी क्या बता रही है, त्वरण। समझ में आ गया। अब ग्राफ अलग अलग कहे हैं क्योंकि इसमें x के हिसाब से त्वरण बता रहे हैं, इसमें वेग के हिसाब से त्वरण बता रहे हैं, इसमें त्वरण के हिसाब से त्वरण बता रहे हैं, इसलिए सारे ग्राफ कैसे हैं, अलग अलग। ठीक है, बस देखने का नज़रिया है। मैं बीच में खड़ा हो जाऊं और मैं बोलूं कि यार मुझे तुम क्या करो, देखो। कहते हैं यहाँ, ग्लोब पर रेंगते हुए सांप और चींटी के गति के माप के आधार पर अंतर करिए। ग्लोब को समझते हो, जो पृथ्वी का नमूना मॉडल बनाया गया है उसे क्या कहते हैं, ग्लोब। उस ग्लोब में मान लो एक सांप है और एक चींटी है, तो उनमें क्या समझोगे आप। तो हम कहेंगे कि चींटी छोटी है तो चींटी क्या कहला गई, बिंदु वस्तु। सांप की तुलना में चींटी को क्या मानेंगे, बिंदु वस्तु। जैसे अभी मैं बताया कि सूर्य की तुलना में पृथ्वी को क्या मानेंगे, बिंदु वस्तु। उसकी तुलना में छोटा है तो उसको हम क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु मान लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देख लीजिए फिर से। अब हमको VT ग्राफ बनाना है, किसके लिए, त्वरण के लिए। तो अभी हम यहाँ पर त्वरण वाला ग्राफ देखे थे, समझ लो। यहाँ पर ये त्वरण वाला ग्राफ है, ये वेग और ये क्या है, समय। तो यदि ये लाइन ऊपर जाती है तो माने ये हो गया धनात्मक त्वरण, और यदि ये लाइन ऐसे आती है तो क्या हो गया, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम ये व्यक्त किए हैं। देख लो, एक बार लाइन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये क्या लिखा है, वेलोसिटी माने वेग, और ये क्या है, समय। ये भी वेग और ये है समय। ये धनात्मक त्वरण और ये ऋणात्मक त्वरण। माने वेग समय ग्राफ बनाते हो, त्वरण बताना है तो हमेशा वो सीधन सीधन जाता, टिणका भड़का नहीं जाता। ठीक है, यदि मान लो मुझे यहाँ पर वेग ना होता, यहाँ पर x हो जाता, यहाँ पर x हो जाता, तब क्या करना पड़ता, परवलयाकार। इसका U जैसे बना देते, इसको ऐसा बना देते। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अवरोधन दूरी किसे कहते हैं।
और इसको समझते हैं अवरोधन दूरी को। तो कोई वस्तु होती है जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जितने दूरी पर वो रुक जाती है ना। मान लो आप 80 के स्पीड से भागे जा रहे हो, एकदम से भी ब्रेक लगाओगे तो आपकी गाड़ी फिसल के आगे तक बढ़ जाती है ना। तो वो कौन सी दूरी कहला गई? अवरोधन दूरी। जैसे यहाँ से ब्रेक लगाना चालू किए, ये जाके 5 मीटर बाद ये रुकी, है ना, तो ये इसकी क्या कहला गई? अवरोधन दूरी कहला गई। अभी एकदम से ब्रेक नहीं लगता है। कभी आप देखते होंगे ट्रेन होती है तो जैसे सिग्नल दिखता है 1 किलोमीटर पहले से वो अपनी स्पीड को क्या करने लगते हैं? धीरे धीरे करने लगते हैं। यदि सोचो कि वो ऐसा करने लगे कि सीधे जाके स्टेशन में एकदम से ब्रेक लगा दे तो क्या होगा? पूरे डब्बे पलट जाएंगे, फिसलेगी भी और पूरे डब्बे क्या होते हैं? पलट जाते हैं। वही हाल होता है जैसे आप गाड़ी चलाओ और आगे का ब्रेक मार दो, आपकी गाड़ी उठ जाती है, पलट जाती है ना। पीछे का ब्रेक सही होता है, पीछे का ब्रेक सही होता है। एकदम से ब्रेक मारोगे तो उनके गड्ढे जो डब्बे हैं एक दूसरे से टकराएंगे और पटरी से उतर जाएंगे। इसलिए उनको सिखाया जाता है, जो भी मान के चलो कि वो उसके पायलट होते हैं। समझ में आ गया? देखो, गतिमान वस्तु पर ब्रेक लगाने पर रुकने के पहले तय की गई दूरी, है ना। तो जैसे हम किसी वस्तु में ब्रेक लगाते हैं और उसके पहले वो कितना दूरी तय करता है, तो ब्रेक लगाने और रुकने के बीच की जो दूरी तय करता है उसको क्या कहते हैं? अवरोधन दूरी। और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि आप इतनी स्पीड से जा रहे हो और सामने गाय है तो मैं कैसे कंट्रोल कर लूँ, कितने देर पहले कर लूँ कि उससे टकराऊँ ना, नहीं जाके वहीं ब्रेक मारूंगा तो मेरी गाड़ी फिसल के वहाँ हो जाएगी। वहाँ फिजिक्स लगाना है, दिमाग लगाना है। ठीक, अब एग्जाम्पल लेके बताते हैं। तो एक सूत्र पढ़े हैं 2as = v² - u²। ये गति का तृतीय समीकरण होता है। यहाँ पर v का मान क्या है? 0, क्योंकि गाड़ी रुक गई ना अंतिम में जाके, तो वेग, अंतिम वेग क्या हो गया? 0। प्रारंभिक वेग क्या हो गया? u। अब यहाँ पर ये देखो, इसमें पक्षांतर कर दिया हूँ। यहाँ क्या बचा है? ध्यान से देखना, यहाँ क्या बचा है? -u²। ये लिखा -u²। इधर क्या बचा है? 2a। तो बटे में क्या कर दिया? ये 2a कर दिया। ठीक, इधर क्या बचा है? s। तो ये s ही लिखा है, बटे में यहाँ नीचे लिख दिया है d। d का मतलब होता है डैम्पिंग डिस्टेंस, माने अवरोधन दूरी। तो s भी लिख सकते हो, d लिखने की ज़रूरत नहीं है, d उसके नाम के लिए। अब जैसे मान के चलो कि आपको रुकना है तो कितने देर रुकना चाहिए। जैसे मान के चलो आप 80 की स्पीड से जा रहे हो तो सूत्र लगाते हैं। देखना, यहाँ पर क्या लिख दूँ? 80, और यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ क्या लिख दूँ? स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? 2a। a का मतलब ये है कि आप त्वरण निकालना चाहते हो। त्वरण आपका मान लो यहाँ पर कितना है? ये है 40। ऐसे मान लो एक कंडीशन मान लेते हैं, सवाल आ गया कि आप 80 के स्पीड से जा रहे हो और आपका त्वरण, माने वेग बढ़ने की जो क्षमता है वो कितनी है? 40 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, 10, 20, कुछ भी, जिस वेग से आप बढ़ाते जा रहे हो या उसको घटाते जा रहे हो, माने ब्रेक लगाना है। तो अब देखो, ये 80 गुणे में 80 लिख दूँ, स्क्वायर न करके सीधे क्या लिख दूँ? 80 गुणे 80। ठीक, और बटे में कितना हो गया? ये 80 हो गया, तो 180 कट गया। मतलब ये है कि यदि आप 80 के स्पीड से जा रहे हो और ब्रेक लगा रहे हो तो आपको 80 मीटर पहले से ही ब्रेक लगा देना चाहिए, यदि ये है। नहीं तो आपको जो है 80 मीटर का मतलब मेरे घर से वो पुल तक, जब आपको सामने कुछ दिख रहा है, आप इतनी स्पीड से जा रहे हो तो आपको यहीं से अपनी स्पीड क्या कर लेना चाहिए? धीरे। नहीं आप पास जाके स्पीड करोगे तो भिड़ जाओगे। ठीक, कम करोगे। तो इसलिए जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आपको उतने पहले ही से ही क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये बताता है। ठीक है, हाँ जी, कुछ क्वेश्चन। स्वतंत्र गति किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। तो स्वतंत्र गति क्या है? जब कोई वस्तु पृथ्वी के अधीन छोड़ दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र गति। जैसे ये है, अब इसको छोड़ दिया, अब इसमें गति हो गई तो मैं करवाया हूँ, धक्का दिया हूँ, अपने आप चली गई। कौन खींचा? पृथ्वी। तो ये कौन सी गति कहला गई? स्वतंत्र गति कहला गई। एक चीज़ को ऐसे ऐसे रख दो, अब ये लुढ़क के अपने आप नीचे जा रही, तो ये इसकी क्या कहला गई? स्वतंत्र गति कहला गई। ठीक है, तो वही है।
जब कोई वस्तु पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण एक समान रूप से त्वरित होकर के कहाँ गिरती है, नीचे गिरती है। उसे ही हम कहते हैं स्वतंत्र गति और मुक्त पतन गति। तो अपनी भाषा में जैसा लिखना हो वही है कि हमारे पास कोई वस्तु है, यदि हम इसको कुछ ऊंचाई से क्या कर दें, छोड़ दें, तो ये पृथ्वी के अधीन गिरती हुई नीचे चली जाती है। इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र गति कहते हैं। जब कोई वस्तु को नीचे कोई वस्तु को नीचे फेंका जाता है तो वो उल्टा। यहाँ पर देख लिए v का मान v हो गया। अब यहाँ पर u का मान कितना हो गया, 0। और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है a किस में बदल जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण में। इसकी जगह क्या हो जाएगा, g। अब यहाँ पर माइनस लगा है क्योंकि मैं इसको कहाँ फेंक रहा हूँ, ऊपर की ओर। तो ऊपर का जाने पर वेग घटता है कि बढ़ता है, घटता है, इसलिए क्या लिखा है, -g। यदि मैं उसको छोड़ देता, ऐसे बोल देता कि यहाँ ऊर्ध्वाधर न फेंका होता, आप छोड़ दिए होते, तब इसमें क्या हो जाता, प्लस में gt हो जाता। तो सूत्र क्या बन गया, v यहाँ माइनस हो जाएगा, v माइनस gt। ठीक है, हाँ, अगला बताना। तो फिर s इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, ut प्लस हाफ at²। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें यश बदल दिए क्योंकि जब हम ऊपर फेंकेंगे तो यश का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई। तो यश को क्या लिख दिए, h। u का मान क्या होता है, 0। तो ये गया। अब क्या बचा, 1/2। a का मान क्या होता है, -g। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -g। तो क्या सूत्र बना, देखो ये h है, 1/2 है, और क्या बन गया, -gt²। बस ऐसा है, मान तो रख दिए हम, -g को माइनस सामने लगा दिए हैं, ये माइनस सामने लगा दिए हैं गुणे में। ठीक, अगला देखो सूत्र क्या होता है, ये v² माइनस u² बराबर क्या होता है, 2as। चलो अब इसको लिखते हैं, v² को मैं लिख दिया क्या, v²। u का मान कितना होता है, 0, तो उसको नहीं लिख रहा हूँ, 2 की जगह क्या लिख दिया, 2। और इसका क्या होता है, -g। यश का मतलब क्या है, ऊंचाई। तो h क्या बना, देखो v² और ये -2gh आ गया, है ना। ऐसे सूत्र आते हैं। तो ये स्वतंत्र गति के लिए सूत्र हैं, ये ऊपर फेंकने पर हैं। यदि नीचे छोड़ दोगे तो जितना माइनस माइनस है ये सभी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, समझते जाना। प्रश्न है, कलन विधि से एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति की समीकरण ज्ञात करिए। ये एनसीईआरटी में अलग से क्वेश्चन भी, यदि बुक देखोगे तो वो है। अब इसको करना क्या है, पहले तो जो जो गति में होता है उनका नाम लिख दो। जैसे गति में क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण क्या हो गया, a। प्रारंभिक वेग होता है क्या, u। अंतिम वेग क्या होता है, v। विस्थापन क्या होता है, s। समय अंतराल क्या हो गया, t। प्रारंभिक स्थिति क्या है, x1, और अंतिम स्थिति क्या हो गई, x2। तो इस तरह से आगे पीछे किसी से भी लिख सकते हो। तो चलो याद करो क्या क्या लिखोगे यार, कोई भी, क्या, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग, समय अंतराल, विस्थापन, त्वरण, है ना, और स्थिति x1 x2। यदि x1 x2 नहीं लिखना तो विस्थापन भी लिख सकते, विस्थापन s। ऐसे सभी का नाम बता देना है। ठीक, अब देखो प्रथम समीकरण जब हम निकालेंगे तो यहाँ से समझना, इससे ये क्या लिखा है, a बराबर dv/dt। ये तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र है। ये कुछ लोग नहीं थे इसमें, फिर भी समझ लो। v का मतलब वेग और t का मतलब क्या हो गया, समय। तो ये हो गया वेग बटे समय। तो ये पहला स्टेप समझ में आ गया कि जब पहला समीकरण लगाना हो तो हम किसका सूत्र लगाएंगे, तात्क्षणिक त्वरण का। अब आगे के स्टेप में देखना, यहाँ तक आपको सीधा सीधा समझ में आएगा, जहाँ समझ में ना आएगा बताऊँगा। ये dt का पक्षांतर इधर कर दियो तो क्या बन गया, a dt, और क्या हो गया, dv। यहाँ तक भी समझ में आ गया, सामान्य गणित है। अब यहाँ पर ये हायर मैथमेटिक्स है, यहाँ पर समझना, ना समझ में आए तो रटना, जैसे बने वैसे करना। ठीक है, देखो ये मैं a लिख दिया, यहाँ लाइन समझना। फिर ये समाकलन होता है। समाकलन का मतलब होता है छोटी चीज़ों का जोड़, और ये dt है तो ये dt भी लिखा है और ये a भी लिखा है। कोई अंतर आया, यही आया जो ये सांप जैसे घुस गया है ना। सर इसको निकाल के फेंक दीजिए। हाँ, अभी अगले स्टेप में फेंक देंगे,
अगले स्टेप में निकल जाएगा, इसी स्टेप में तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यह तो अब ये क्या हो गया, जैसे अब मान लो तुम मामा के यहाँ जाते हो तो यहाँ से गाड़ी से गए, फिर वहाँ गाड़ी फेंक देते, घुस जाते हो, चल बेकार है फालतू चीज़। तो बस यहाँ भी अभी चढ़ना है इस पर, ठीक है, सांप पर। तो यहाँ पर ये लिमिट लिखी है, ये 0 और t, इसका मतलब होता है लिमिट का कि कहाँ से कहाँ तक का जोड़ है। समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़, और लिमिट का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक का। शून्य से हम चालू किए कि चलो यार यहाँ से 9 बजे चलेंगे, वहाँ कितने बजे पहुँच जाएंगे, 3 घंटा लगेगा, 12 बजे। तो 9 क्या हो गया, 0, और 12 क्या हो गया, 3 घंटा। घटा लेंगे तो हमको कितना समय लगा, 3 घंटा। तो शुरुआती का समय क्या मानेंगे, 0, और अंतिम का समय क्या मानेंगे, t। तो ये लग गया, इसको समाकलन समझ। इसी इधर का कुछ पल्ले पड़ रहा है और नहीं पड़ रहा है तो जबरी पढ़ाओ। अब देखो इस साइड, यहाँ मैं डी भी लिख दिया, फिर ये समाकलन है, इसमें भी हमको जोड़ करना है कि प्रारंभिक वेग माने u से कहाँ तक, अंतिम वेग, यहाँ तक आपको लगाना है। और जब तक आप इसको घर में जाके लगा के नहीं देखेंगे तो आपसे नहीं बनेगा, है ना। हवा में बातें नहीं चलती हैं इसकी, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो इनको करके देखना है, बाकी को तो पढ़ लेना, 2 तक ठीक है, 3 नंबर वालों को खुद से लगा के देखना है, ठीक है। चाहोगे तो मैं सोमवार को ना लेके मंगलवार को ले लूँगा टेस्ट, है ना। ठीक, तो ये लाइन आपको ये समझना है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या क्या हुए। 2 लाइन जो है आपको 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार। ये 2 से आप निपट गए, ये मान लो नदी नाला पहाड़ जो आपके रास्ते में आ गए ये वही हैं खतरे वाले, इसको पार कर लिए तो फिर यहाँ तक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखना आगे का स्टेप, ए को मैं ए उतार दिया। अब देखो ये बोल रहे थे ना कि इससे हम उतर जाएंगे, तो ये उतार दिए, समाकलन हटा, ये दिख रहा है क्या नीचे, नहीं दिख रहा है। और ये डी भी हटा, अंदर क्या आ गया, क्या बचा है, टी। और ये जो लिमिट होती है बड़े कोष्टक के बाहर लिख देते हैं। तो ये समझो यदि हमारे पास ये समाकलन डी टी हो तो इसका मान क्या हो जाता है, टी हो जाता है। यदि यहाँ पर डी एक्स होता तो क्या हो जाता, एक्स। यदि यहाँ डी भी होता तो क्या हो जाता, वी, हट जाता है। अब मान लो यहाँ 0 से क्या लिखा था, टी, तो इसको कोष्ठक के बाहर लगा देते हैं, ये लिख करके 0 से क्या लिख दिए, टी। समझ में आया ये। इसी तरह से अब देखो यहाँ डी भी का क्या हो जाएगा, भी होगा भी, और इसमें ये लिमिट क्या लिखी है, यू भी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यू भी। ठीक, तो थोड़ा सा भी दिमाग में बैठाना। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस लिमिट को भी हटा रहे हैं, जो कोष्टक के बाहर ये 2 ठो लिखे हैं ना, तो पहले ऊपर वाला लिखा जाता है, ये टी लिख दिया, फिर माइनस लगा के किसको लिखते हैं, नीचे वाला, तो टी माइनस क्या हो गया, 0। यहाँ आप ज़्यादा नहीं समझना है, यहाँ सीधा। फिर यहाँ ऊपर क्या लिखा है, वी, नीचे क्या लिखा है, u, तो जब ये हटता है तो क्या हो जाता है, v माइनस यू। अब यहाँ गुणा देखो, a का गुणा t से करोगे तो क्या हो जाएगा, at। 0 से करोगे तो कोई मतलब नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं बेचारे को। अब यहाँ क्या आया, v माइनस यू, v माइनस यू हो गया। अब क्या कर दिए हैं यार, ये माइनस यू को उधर ले गए, माइनस यू को उधर ले गए, तो ये हो जाएगा u प्लस क्या हो गया, at, और इधर क्या बचेगा, v, और इसी को जमा के लिख दिए हैं, v को इस पार कर दिए हैं और इसको ये इस तरफ कर दिए हैं, बराबर है। बस ये ऐसे है कि ये फुटकर पैसा जैसे है, बंधा पैसा है, जैसे बोले यार 500 का खुला दे दो, तो ये 500 रुपया है और ये इसका क्या है, खुला रहेगा, तो बराबर है। ठीक है, दिखने में अलग अलग है कि हाँ यार इसमें जो है 5 ठो नोट है 100-100 की, तो दिखने में अलग है पर कीमत बराबर, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, बराबर। ये समझ में आ गया, ठीक है। आवाज़ बहुत कम आ रही। अब द्वितीय समीकरण के लिए देखो, यहाँ पर मैं क्या लिया हूँ, यहाँ से ये ध्यान रखना पड़ेगा, तात्क्षणिक वेग, पहले वाले में क्या लिए थे, तात्क्षणिक त्वरण, है ना। तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो इसको लिखेंगे dx dt। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन को x से प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन को x से, r से, s से, y से, जिससे भी दूरी को बता सकते हो, वो सब क्या कहलाता है, विस्थापन। ठीक है, जहाँ जैसा है वहाँ वैसा मान लेना है। ठीक है, अब ये लाइन भी समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो पक्षांतर कर दिए हैं, देख लो। तो ये क्या हो गया, v dt, ये क्या हो गया, dx। ये लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या लिखा था, v की जगह क्या लिख दी हो, u प्लस at। अभी निकाले हो ना प्रथम समीकरण से,
तो प्रथम समीकरण से v का मान क्या है, u प्लस ए टी, और यहाँ पर बगल में अब क्या बच गया है, dt भी छाप दिए हैं, और यहाँ पर क्या हुआ, dx। थोड़ा नज़र गड़ाए रहना तभी पता चलेगा, यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, सामान्य गणित है। नजर तो पड़वा है, लेकिन आपका ठीक। ये जो बंद हो जाता है नजर सवाल। अब देखो तुम्हारी फ़ोटो खींच रहा है, u के साथ dt का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, u dt, फिर प्लस लगा है तो क्या लिख दिए, प्लस, फिर ये लिखा है ए टी तो क्या लिख दिए, ए टी, फिर ये लिखा है डी टी तो फिर ये क्या लिख दिए, डी टी। यहाँ ये दिमाग नहीं लगाना है, ये टी का गुणा हो जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ये दूसरे जात पात का है, वो अपने में नहीं मिलाएगा। वैसे ही हाल है, जो 2√2 का गुणा करके हम 4 नहीं लिख सकते, ये परिमेय है और वो क्या है, अपरिमेय है, तो इनका गुणा नहीं होता है। गणित में बहुत जात पात है ना, x को y से नहीं जोड़ सकते हो। यहाँ तो काज बिया हो जाता है जात पात में अलग अलग, लेकिन अब इसमें बिल्कुल फिक्स है। हाँ, संख्या का गुणा संख्या से होगा, x का गुणा x से होगा, y का गुणा y से होगा, है ना। लीटर को मीटर में नहीं जोड़ सकते हो, लीटर को लीटर में जोड़ना पड़ेगा। उससे सीखो जात पात अच्छे से, ठीक है। ऐसा ये लाइन क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखना, यहाँ और ये 2 स्टेप, हर उसमें 2 स्टेप हैं जो आपका दिमाग ख़राब करेंगे। तो चाहे आप ख़राब कर लो चाहे सही कर लो, जैसे करना हो। क्या करना है देखना, यहाँ से अब सबको थोड़ा फिर से नज़र लगाना। ये क्या हो गया, u, वैसे को वैसे छप गया। ये dt है, ये dt भी लिख दिया। प्लस के पहले का पूरा देखना। अब जहाँ t रहता है उसमें 0 से t लगा के समाकलन लगाते हैं। t वाले में हमेशा क्या लगाओगे, 0 से t। यदि dt है तो क्या रहेगा, 0 से t। अब आगे बढ़ो, ये प्लस आ गया, फिर क्या लिखा है, a लिख दिया। अब अंदर क्या बचा, t dt, ये t dt लिखा, और ये 0 से क्या है, t। माने जो जिस जात के हैं, t है, यहाँ भी t है, तो t वालों को अंदर रखना है, और जो t से अलग है उसको क्या कर देना, बाहर। और ये लिमिट यही रहेगी। अब यहाँ देखो x वाला है, तो x वाले के लिए x1 x2 और ये dx होता है। तो इसको जैसा भी आए रट के, कैसा भी बने, इसको करना ही। हाँ, आगे स्टेप में देखो यहाँ से। अब ये वाला भी स्टेप ऐसे ही वाला है, जो आपको जल्दी पल्ले नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तब पल्ले पड़ेगा। ये मैं यू लिख दिया। अब अभी मैं बताया था कि dt हटाते हैं तो क्या आ जाता है, t आ गया। फिर बड़ा कोष्टक लगा के ये जो लिमिट रखी है ना, ये वाली, इसको कहाँ रखते हैं, बाहर। तो इसका पूरे का काम खत्म होके ये हो गया, इतना बन गया। अब आगे क्या लगा है, प्लस, फिर यहाँ क्या लगा है, a। अब यहाँ समझना, यहाँ 2 बार t है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसका मान होता है t²/2। अभी मैं सूत्र ना बताऊंगा, इसको याद कर लेना कि इसका मान क्या होता है, t²/2। ठीक, यहाँ एक छोटी भर था तो यहाँ सिर्फ क्या लिखते थे, t। यहाँ 2 हो गया, तो जो घात में आता है वही बटे में आता है। t के ऊपर घात में कितना आया, 2, बटे में भी कितना आ जाएगा, 2। और ये जो लिमिट होती है 0 से t, ये बड़े कोष्टक के बाहर लिख देते हैं। फिर ये बराबर लगाए, और ये dx का क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पर x2 और ये हो जाएगा x1। बस ये 2 स्टेप आपको बड़े ध्यान से इनको समझना है। बाकी ऊपर का स्टेप सिंपल गणित है यहाँ भी। अब इनमें मान रख दिए, देखो ये क्या लिखा हूँ, u। अब ये t0 है ना, तो क्या हो जाएगा, t-0। पहले ऊपर वाला लिख के नीचे वाले को घटा देना है। फिर इसमें देखो a, यहाँ क्या लिखा है, t², और यहाँ क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा t² - 0। यहाँ पर भी घटाओ, x2 - क्या हो जाएगा, x1। माने ऊपर वाले से नीचे वाले को क्या कर देना, घटा देना। लेकिन सोचोगे सर इसमें t तो था, तो t-0 करना चाहिए, तो इसके अंदर जैसा है उसके हिसाब से, t² है तो स्क्वायर लगा के लिखना है। ठीक, अब आ गया सवाल, पूरा हल आ गया। ये क्या है, u में t का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, आ गया। ये बटे में 2 है, तो इसको अलग कर दोगे तो ये क्या बन गया, 1/2। अब यहाँ क्या बचा, इसका देखो at², तो ये क्या हो गया, at²। ठीक है, 0 में तो करोगे तो कुछ नहीं होगा। और x2 - x1 को क्या लिखा जाता है, s। तो s चाहे उधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इसका तीसरा समीकरण भी देखते हैं, ये लास्ट है। अब तीसरा समीकरण निकालने के लिए हम किससे लेंगे, फिर से तात्क्षणिक त्वरण। तो पहले अब दिमाग में बैठाओ कि किस में कौन सा समीकरण लेते हैं। पहला होगा तात्क्षणिक त्वरण से चालू करोगे,
दूसरा होगा तात्क्षणिक वेग से चालू करोगे, और तीसरा होगा उसको भी तात्क्षणिक त्वरण से। ये दिमाग में बैठाए रहना। जो शुरुआत पता होती है तो फिर हमको पता चल जाता है कि हमको जाना कहाँ। यदि किसी चौराहे में खड़े हो, 4 ठो रोड हैं, अब पता नहीं चल रहा कि कौने रोड में जाए कि हम अपने घर पहुँचे, है ना। यदि एक ठो रोड पता है तो फिर पता चल गया यहाँ से जाएंगे, फिर गली में कोई कोई मिलेगा तो बताओ बे करेगा कहाँ से कहाँ कैसा है। तो शुरुआत आपकी यदि सही हो गई तो फिर सही मिलेगा, है ना। तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो यह तात्क्षणिक त्वरण है। ये यहाँ ये वाला स्टेप समझना कठिन नहीं है, सरल से समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ। ये हुआ आपके पास A बराबर क्या, dV/dt। ठीक है, इसमें क्या कर लेना है अगले स्टेप में, dx का ऊपर और dx का नीचे क्या कर लेना है, गुणा। ये इसमें एक स्टेप नहीं है, उसके आगे आगे का स्टेप दिया। ये अपने से करना है, किसी का गुणा करो, जोड़ करो, भाग करो, बस उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये dV/ क्या हो गया, dt, ये त्वरण का ही सूत्र है। अपने से हम क्या कर दिए, इसका ऊपर और नीचे क्या कर दिए, गुणा। अगले लाइन में हमको क्या करना है देखना, ये हो गया dV/ क्या हो गया, dx इंटू ये हो गया dx और ये हो गया क्या, dt। ये अदला बदला हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता, शादी ब्याह में जाते हो, 2 बड़े भाई बराबर बराबर के, तो भाई तुम आज मेरी कोट तुम पहन लो, तुम्हारी वाली मैं पहन लेता हूँ, बस अदला बदली हो गई है। तो इसके साथ क्या हो गया, इसमें dt इस तरफ चला गया और dx इधर, यही अदला बदली कर दिए। देख लो, dt को उधर लिख दिया, dx को इधर लिख दिया। ठीक है, अब बोलोगे काहे लिख दिए हैं, अब हम सूत्र ला रहे हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, है ना। वही समझो कि यार बोले कि यार चावल बना रहे हैं तो काहे कुकर में रखो, खाना तो है ना, तो पकाने के लिए तो रखना ही पड़ेगा। भले कुकर हम नहीं खाएंगे, खाएंगे चावल है, पर वही हाल है यहाँ पर भी कि हमको वो लाना है तो इसको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, अब आगे स्टेप में देखो, आगे ये देख लो, अभी dV/dx और dx/ क्या लिखा है, dt, ये जो लिखा हुआ, ये लाइन क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ ये dx/dt का मतलब क्या है, विस्थापन बटे समय। ये क्या बन गया, वेग। तो अगले स्टेप में देखो, ये v आ गया है, इसकी जगह पर आया v, इसको सब हटाऊं तब दिखेगा। ये क्या लिखा है, dx/dt, इसका हम क्या बना दिए हैं, v, ये भरता बन गया, यहाँ v हो गया, है ना। इधर क्या बचा, dV/dx, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ तक भी समझ में आएगा। तो क्या हो गया, a dx, यहाँ क्या बचा, v और dv। अब इसमें हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ 2 स्टेप फिर से आपको फिर से समझना है। यहाँ a को कहाँ कर देना है, बाहर, उसके जात का नहीं है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला, इसमें कुछ नहीं किए। जो dx है ना, ये a के साथ भेज दिए तो क्या हो गया, a dx। अब यहाँ क्या बचा, v और dv, तो v और dv लिख दिए। ठीक, अब अगले स्टेप में समाकलन लगाएंगे। ये x वाला है, ये a वाला है, उसके जात का है क्या, नहीं है, बाहर रखो। तो ये a को बाहर कर दिए और यहाँ पर समाकलन लगा के x1 क्या हो गया, x2, और यहाँ क्या बचा, dx। अब इसमें v और dv, ये v और dv दोनों में v भी है, जात के हैं, अंदर ही रखना है। अब इनको, इसको बाहर नहीं करना। पिछली बार में a को बाहर कर दिए थे, x के साथ नहीं मिलता था। तो ये हुआ v dv और ये समाकलन हो गया u से v। अब आगे देख लो यार, ये dx का क्या बन जाएगा, x। अभी मैं बताया dt है तो t, dv है तो v, dx है तो x, है ना। अब इसका लिमिट क्या है, x1 x2, x1 x2 लिख दिए कोष्टक। और यहाँ पर ये v वाला है, तो जैसे भी t इंटू dt आया था तो उसको क्या किए थे, t²/2। तो इसका क्या हो जाएगा, v²/2। ठीक, अब आगे देख लो, इसका हम रख देते हैं लिमिट, समझना, लिमिट हटाना है। क्या लिखूं बताओ, a लिख दिया हूँ, यहाँ देख लो। फिर क्या करेंगे, x2 माइनस x1, ये लिख दिए। आगे यहाँ देखते हैं, ये बटे में 2 है तो 2 लिखा रहेगा। एक बार ऊपर क्या लिखोगे, v, तो ये v में स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर ही रहेगा। फिर एक बार v की जगह माइनस लगा के क्या लिखोगे, u, इसमें भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा u²। अब इसमें ख़त्म हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा, s। अब 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2s। a और s तो है, ये है,
2 का और चला गया तो 2as ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरह से कलन विधि से तुम्हारा जो है हाँ गति के तीनों समीकरण हैं। ठीक है।